झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद गृह रक्षा वाहिनी में 24 कंपनी कमांडर को बहाल नहीं किया जा सका। 4 जनवरी 2021 को तत्कालीन डीजीपी एमवी राव ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया था कि उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन हो चुका है, जबकि हकीकत ये है कि सभी कंपनी कमांडर अब भी सड़क पर है और दोबारा बहाली की सुगबुगाहट तक नहीं है। इधर हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की बजाय गृह रक्षा वाहिनी वरिष्ठ पदाधिकारियों से मार्गदर्शन ही मांग रही है। बिना बहाल की अदालत को ये बता देना कि आदेश का अनुपालन हो गया पुलिस मुख्यालय के गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये हाईकोर्ट की अवमानना है। बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बनने के बाद पहली बार 2008 में विज्ञापन प्रकाशित कर दारोगा, कंपनी कमांडर और सार्जेंट के पद पर बहाली हुई थी। साल 2012 में कुल 384 अभ्यर्थियों की बहाली हुई। सभी चयनित अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण पूरा किया और नौकरी में बहाल भी हो गए। साल 2014 में कुल 24 कंपनी कमांडर और 15 सार्जेंट की नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताते हुए बर्खास्त कर दिया गया था। बताया गया था कि जिनका प्राप्तांक अधिक था वो प्राथमिकता के आधार पर मेधा सूची में नीचे आ गए थे। विवाद होने पर सफल अभ्यर्थियों ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनके तर्क को सही पाया, जिसके बाद सरकार को आदेश दिया कि इन्हें नौकरी पर बहाल किया जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सभी 42 अभ्यर्थी, जिनमें 18 सार्जेंट और 24 कंपनी कमांडर थे, कि जब बहाल नहीं किए गए, उनकी बहाली नहीं हुई, तो हाईकोर्ट में पीड़ित पक्ष ने अवमानना का केस किया। अवमानना मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद डीजीपी ने सभी 42 अभ्यर्थियों को बहाल करने पर सहमति दी थी, जिसमें सार्जेंट पद के 3 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सही नहीं मिले थे। इसलिए अदालत के आदेश के आलोक में सशर्त शेष सभी 15 सार्जेंट बहाल हो गए, लेकिन 24 कंपनी कमांडर की बहाली अब तक नहीं हो सकी है। अलबत्ता इस बीच तत्कालीन डीजीपी एमवी राव ने हाईकोर्ट को बता दिया कि सभी बहाल कर दिए गए हैं। तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि जिस तरह से ये झूठ बोला गया, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? और चलिए सीधे जुड़ते हैं अपने सहयोगी अंजनी से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। अंजनी का रुख कर लेते हैं। अंजनी, बड़ा सवाल ये पूरा मामला देखिए, ये बहुत अगर छोटे स्तर पर, अगर 2 लाइन में हम ये समझे कि बहाली का आदेश दिया क्या कोर्ट की तरफ से, बहाली हुई नहीं, लेकिन अदालत को ये स्पष्ट जरूर कर दिया क्या कि बहाली हो चुकी है, तो क्या ये झूठ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? देखिए, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जरूर हो सकता है। इसके लिए जो है जो शिकायत करता होंगे उन्हें हाई कोर्ट में उन्हें शिकायत करनी होगी। तो कहीं ना कहीं ये मामला बड़ा पेचीदा होते जा रहा है। देखिए, ये पूरी जो बहाली की जो प्रक्रिया है, यदि उस पर आप गौर करेंगे आरती, तो लगभग 12 से 13 साल का वक्त जो है 384 लोगों की बहाली में लग जाता है। और उसके बाद जो है बाद में ये मतलब पुलिस विभाग को ये पता चलता है कि जो कंपनी कमांडर और सार्जेंट की जो बहाली हुई है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां रही है। जिन्हें कम अंक था उनका पहले नाम आ गया था, तो प्राप्तांक में जिनका ज़्यादा था वो लिस्ट में नीचे हो गए थे। बाद में उसे संशोधन करते हुए जो है रिजल्ट जारी किया गया। और इसके जो सार्जेंट के जो पद थे 18 पद थे, जिसमें 3 में गड़बड़ियां पाई गई थी, बाकी 15 की बहाली हो गई है। अब ये पूरे 12-13 साल का जो सफ़र है उसमें कोई एक मतलब लगभग उसमें 28 लोग जो हैं वो अभी भी प्रतीक्षा में हैं कि उनकी बहाली कब होगी। देखिए, होमगार्ड में कमांडर कंपनी कमांडर का एक पद है जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे और आज तक नहीं हो पाया है। लेकिन पूरे घटनाक्रम में आप जो चीज़ों को गौर करेंगे तो देखेंगे कि दिसंबर 2020 में जो तत्कालीन जो डीजीपी एमवी राव रहे हैं, तो उस समय उन्होंने इनकी बहाली की प्रक्रिया को पूरी करने का मतलब बहाल करने का आदेश एमवी राव ने दिया था। लेकिन बीच में क्या कहीं गड़बड़ियाँ हुई और उसमें सार्जेंट की बहाली हो गई। लेकिन आज के डेट तक जो है कंपनी कमांडर के जो पदाधिकारी हैं वो आज भी सड़कों में हैं। और ये 4 जनवरी 2021
को जो हाई कोर्ट में एमवी राव ने जो हलफनामा दिया है उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि वो सभी की बहाली मतलब कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है कि कोर्ट को जो बताया गया है वो सही जानकारी कोर्ट को नहीं दी गई है। लेकिन जब ये कोर्ट में जब ये जानकारी दी गई है उसके बाद जो है पुलिस महकमा और होम गार्ड का जो विभाग है उसमें जो है तमाम लोग रेस हो गए हैं और ये मतलब सभी लोग परेशान हैं कि अब आगे क्या होगा। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि तत्कालीन डीजीपी जब ये हलफनामा दे रहे थे तो उन्हें पूरी जानकारी लेने के बाद हलफनामा में साइन करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है बिल्कुल अंजनी, बिल्कुल अंजनी, ये वाकई देखिए जिस तरह से ये हम कहें कि साफ तौर पर अगर ये झूठ कहा गया तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसे और विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं राजीव कुमार जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, जिस तरह से ये झूठ बोला गया, सार्जेंट की बात अगर की जाए तो सार्जेंट की बहाली तो हो गई लेकिन कंपनी कमांडेंट की बहाली नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद ये कहा गया कि बहाली हो चुकी है। ये झूठ क्यों, और अगर ये झूठ है तो इस पर अब क्या एक्शन हो सकता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता ही है। देखिए, कोई भी एफिडेविट हाईकोर्ट में माननीय न्यायालय में दाखिल होता है तो ये मान लिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति माननीय न्यायालय में झूठ नहीं बोलेगा। जी जी। यदि किसी तरह का भी कमेंट या मान लीजिए उसका स्टैंड होता है वो गवर्नमेंट का स्टैंड होता है। तो यदि मान लीजिए पूर्व डीजीपी साहब ने यदि एफिडेविट दायर करके कहा है कि 24 कंपनी कमांडर की उनकी बहाली हो चुकी है कंपनी कमांडर की, तो या तो हुआ होगा, और यदि नहीं हुआ है और सब उन्होंने बोल दिया है तब तो ये सरासर जो है वो मिसलीड करने का मामला है कोर्ट को। और कोर्ट को मिसलीड करने का पावर करने की स्थिति में कोर्ट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में इनके खिलाफ प्रोसीड कर सकती है और इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसमें 6 महीना की सजा है मैक्सिमम। तो ये चीज तो है कि ब्लैक एंड व्हाइट इन्होंने यदि दे दिया है तो ये फंस गए हैं इस मामले में, और इस तरह का जनरली दिया नहीं जाना चाहिए। और इतने सीनियर अफसर होकर के यदि दे दिए हैं तो कैसे दिए हैं, क्यों दिए हैं, ये तो इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऑनरेबल हाई कोर्ट में। बिल्कुल। राजीव जी, एक सवाल यहाँ पर दर्शक भी जरूर ये समझना चाहते होंगे कि अगर इन्होंने ये एफिडेविट दिया और ये कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन हो चुका है, तो अब अगर ये बातें जैसे कि ये तमाम खबरें यही हैं कि अभी भी वो कंपनी कमांडर इस इंतजार में है कि उनकी बहाली तो हुई नहीं, ना ही किसी तरह की सुगबुगाहट है उनकी बहाली की। अब अगर ऐसे में ये बातें सामने आई हैं तो क्या ये किसी तरह से और साबित कर सकते हैं, या फिर ये स्केप वे होगा इनके लिए कि जो इन्होंने झूठ कहा है सो कॉल्ड, ये इनसे बच सकते हैं? देखिए, यदि उन्होंने लिख के दे दिया है, क्योंकि ये एफिडेविट तो दिया ही है उन्होंने, जैसा आप बोल रही है कि उन्होंने एफिडेविट करके दिया कि जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आदेश दिया था इनको बहाल किया जाए, उनको बहाल कर लिया गया 24 कंपनी कमांडर को। जी। और उन लोगों का कहना है कि हम तो बहाल हुए ही नहीं। हाँ। तो सच्चाई जो है वो सरफेस पे है, लोग बहाल नहीं हुए हैं, ये तो सच्चाई है। अब सरकार कहाँ उन लोगों को बहाल कर ली है ये तो एक्सप्लेन करना है इनको। और एफिडेविट जो है यदि इस तरह का आया है ऑनरेबल हाईकोर्ट में और बहाल नहीं हुए हैं और बहाली दिखा दी गई है तो ये सरासर जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला बनता है और उस केस में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोर्ट को मिसलीड किया गया है, इस तरह की बातों से एफिडेविट दाखिल किया गया है, तो चूंकि एक्स डीजीपी रह चुके हैं एमवी राव, तो इनके लिए क्या कोई रास्ता ऐसा होगा जिसके बिना पर ये कह सके कि उन्होंने किस हालात में ये एफिडेविट किया? क्या कुछ ऐसा उनके लिए कोई ऐसा ग्राउंड तैयार हो सकता है? देखिए, वो ये कह सकते हैं कि नीचे से जो हमको इन्फॉर्मेशन आया जी, उसने कहा कि हमने बहाली कर दी है, तो वो सारे स्टाफ जो है जिन्होंने फाइल में नोटिंग की होगी अपॉइंटमेंट का, तो वो सारे फाइल में नोटिंग करके ऊपर आया होगा और तभी जाकर के इन्होंने एफिडेविट दिया होगा फाइनल जो आउटकम।
उस केस में तो जितने लोग हैं जिन्होंने इस तरह का मिसगाइड किया है, या तो इनको मिसगाइड किया है और इनको मिसगाइड किया है तो इन्होंने गलत एफिडेविट दे दिए हैं, ये रिलाई करके कि हमारे स्टाफ ने बताया कि कैसे कि भाई सबका अपॉइंटमेंट हो चुका है। जी जी। तो वो सारे लोग नफे जिन्होंने इस तरह का गलत काम किया है जी। और ये बोल सकते हैं कोर्ट में अपना इसके लिए डिफेंस कि हमको नीचे से बाहर हुई से लिख करके दिया गया और वो मैंने देखा, उसी के बेसिस पे एफिडेविट कर। तो क्या ये ग्राउंड सिर्फ इनके लिए डिफेंसिव हो सकता है कि हमारे जो स्टाफ हैं या फिर जो जिन अधिकारियों ने मुझे रिपोर्ट सौंपी मैंने उस पर रिलाई करके ये एफिडेविट दिया, क्या ये ग्राउंड उनके लिए डिफेंसिव हो सकता है? देखिए, डिफेंस लेना और डिफेंस मान लेना, उसको मान लेना तो अदालत से नहीं, अदालत से नहीं चाहेगी तो इसको मान सकती है या नहीं कर सकती है, तो अदालत के हाथ जी। जहां तक इनका प्रश्न है, ये यही ले सकते हैं, जनरली हमारे एफिडेविट लोग करते हैं तो आए दिन देखा जाता है कि हाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश इम्प्लीमेंट हो गया, फिर जो है कंटेंट में आते हैं तो मालूम होता है कि नहीं हुआ, तब ये लोग जो है वहां पे अपना क्षमा याचना देते हैं कि भाई हमको क्षमा कर दिया जाए, गलती से दिला गया। लेकिन ये तो मामला है बहुत सीरियस है, 24 लोगों का जिंदगी और मौत की बात है, उनके अधिकारों की बात है। तो यदि नहीं हुआ है तो उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए था, तभी लिखना चाहिए। बिल्कुल, और ये जिम्मेवारी तो इनकी बनेगी सर कि अगर स्टाफ ने भी अगर इनके पास फाइल दी है, अगर ये रिलाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक बार मॉनिटरिंग की या फिर एक बार वेरिफिकेशन की कि क्या वाकई ये काम हो चुका है, ये बहाली हो चुकी है, ये तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। अकाउंटेबिलिटी तो ऑल इन ऑल इन्हीं की होगी। देखिए, ये तो सीरियस ऑफिसर रहे तो लगता है कि इस तरह का काम एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता इनसे, लेकिन इतने सीनियर अफसर रहे कैसे ये काम करते रहे, तो हमको लगता है कि यदि कोई गलतियां हुई हैं तो ये हमको लगता है देखेंगे। और अब तो ये शायद वीआरएस ले गए हैं, तो वीआरएस डाला है कि मैंने सुना, तो लगता है कि ये अब तो गवर्नमेंट को देखना है कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पूर्व में अधिकारियों ने गलतियां की है, गवर्नमेंट ने उनको बख्शा नहीं है, उस तरह से कार्रवाई की है। और ये न्यायालय का मामला है तो काफी सीरियस हो जाता है मामला, इसमें तो किसी न किसी को एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष। बिल्कुल। एक बार और आखिरी एक छोटा सा सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, ये दोबारा मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि ये समझ में आ सके, अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है तो फिर ये ऑफेंसिव है, पनिशेबल है, क्या कुछ सजा हो सकती है? देखिए, इसमें दोनों चीज होता है। माननीय न्यायालय इसको कंसिडर करते शोकॉज को कंटेम्प्ट इनिशिएट करने के बाद उनको स्पष्ट करा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आपने क्यों गलतियां इस तरह की, क्यों आपने इस तरह का लिखा। जब वो मानते हैं कि हमसे गलती हो गई है और गलती जानबूझ के नहीं है, तो उस केस में ऑनरेबल कोर्ट जो है क्षमा भी कर सकती है। लेकिन जब इन्होंने कहा कि भाई हम नीचे से लोगों ने हमको बढ़ाया और हमने दे दिया, तो और क्षमा नहीं मांगते हैं, तो उस केस में इनिशिएट हो सकता है, इनको पनिशमेंट हो सकता है, या तो फाइन कर दे गवर्नमेंट ऑनरेबल कोर्ट, या इनको 6 महीना का जेल हो सकता है। जी चलिए, बहुत जी हमारे कोर्ट एक्ट में है। चलिए, तो अब ये डिपेंड करेगा हाई कोर्ट पे कि क्या कुछ जी माननीय अदालत की तरफ से क्या आदेश आता है और क्या कुछ हो पाता है, इसका तो इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो अब ये निर्भर करेगा अदालत पे, ऑनरेबल कोर्ट पे कि क्या कुछ इस मामले में फैसला आता है, क्या कुछ कोर्ट कहती है, क्योंकि अगर इस तरह से एफिडेविट दाखिल किया क्या है तो ये सीधे तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है और अब इसका फैसला देखना होगा कि अदालत में क्या कुछ होता है। आपको हम सरसरे एक बार फिर से बता दें ये खबर कि पूर्व डीजीपी एमवी राव, जिन पर ये अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता नजर आ रहा है, क्या उन्होंने झूठ बोला कोर्ट से? क्योंकि जिन कंपनी कमांडर की बहाली की बात कही जा रही थी उनकी बहाली हुई ही नहीं और कोर्ट को यह कहा गया कि बहाल हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन हो चुका है। ऐसे में अब इन पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला क्या नहीं बनता, इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में जरूर मिल जाएगा। और अंजनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंजनी, आपने सुना, हमारे साथ जुड़े थे
राजीव कुमार हाईकोर्ट के अधिवक्ता, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इस तरह से अगर एफिडेविट दाखिल किया गया है तो जाहिर तौर पर यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। लेकिन अब यह देखना होगा कि अगर कोर्ट में यह मामला वापस जा रहा है तो कोर्ट के पास, अब इनके पास जवाब देने के लिए क्या कुछ होता है, उसके बिना पर कोर्ट फैसला लेगी। देखिए आरती, हाईकोर्ट जो है ये पूर्व डीजीपी एमवी राव को जो है एक मौका जरूर देगी। आखिर वो ये भी जानना चाहेगी कि आपने किस आधार पे, जिस तरह से राजीव कुमार जी ने जो बताया कि जिस आधार पे उन्होंने साइन किया। अमूमन कार्यालय में ये होता है कि जो फाइल आती है वो नीचे के जो अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं वो तमाम चीज़ों को तैयार करते हैं। उसके बाद जो फाइनल साइन होता है वो डीजीपी ने किया होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यदि जूनियर अधिकारियों ने मिसलीड किया है तो ये भी एक बड़ा अपराध है, क्योंकि इस संदर्भ में एक बात ये भी है आरती कि दिसंबर 2020 में तत्कालीन डीजीपी एमवी राव ने ही आदेश दिया था कोर्ट के आदेश के बाद कि जिनकी बहाली नहीं हुई है उनकी बहाली की जाए, मतलब सार्जेंट पद में और कंपनी कमांडर के पद पे। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। ऐसा तो नहीं है कि वैसे में जो आदेश इन्होंने दिया उसी के पेजों को दिखाकर और जो है ये गलत जानकारी देकर शपथ पत्र पे साइन कराया गया। ये तो एक जांच का विषय है और जब मामला जब सामने आएगा तो खुद पूर्व डीजीपी एमवी राव भी तमाम चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद डीजीपी रहे हैं और कोर्ट जो है इस मामले में उन्हें एक मौका भी जरूर देगी। लेकिन देखना पड़ेगा कि उसके पीछे क्या सेंटीमेंट रहा है। आखिर शपथ पत्र पे गलत जानकारी उन्होंने क्यों दी है, क्या इन्हें पता था या इन्हें मिसलीड किया गया है। तो तमाम चीज़ों को लेकर अब जो है जो शिकायत करता होंगे वो शिकायत करेंगे तो बात अब आगे बढ़ेगी। लेकिन पूरे इस बहाली की जो प्रक्रिया है आरती, इसमें आप देखिएगा कि शुरू में बहाली हो जाती है और उसके बाद जो है पता चलता है कि ये कंपनी कमांडर और सार्जेंट के पद में जो बहाली हुई है उसमें गड़बड़ियां हैं। फिर जो शिकायत करता है, जो पीड़ित है, वो हाईकोर्ट जाते हैं। बिल्कुल अंजनी, तो अब ये इंतजार रहेगा कि अगर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है, अगर कोर्ट से झूठ बोला गया है, अगर कोर्ट को मिसलीड किया गया है, तो अब इस मामले में दो सवाल जो हैं उनका जवाब मिलना लाजमी होगा। एक तो ये कि अगर कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है तो इसके लिए क्या कुछ आदेश देती है अदालत। दूसरी चीज ये कि जिनकी बहाली अब तक नहीं हुई उनकी बहाली कब तक की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी। लेकिन सवाल यही कि आखिर कोर्ट को गुमराह क्यों किया गया, क्या वजह रही कि कोर्ट को मिसलीड किया गया। क्या वाकई पूर्व डीजीपी एमवी राव ने कोर्ट से झूठ बोला, और अगर ये झूठ बोला तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मसला नहीं बनता।